अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखेंगे और लैप्लास इक्वेशन इन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेव इक्वेशन सॉल्व की थी, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ लैप्लास इक्वेशन को देखेंगे। ये एक लेआउट सा है, इसमें हम जो जो चीज़ें देखेंगे वो एक तो ये बात है कि लैप्लास इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दोबारा देखेंगे। इसके बाद लैप्लास इक्वेशन वन डायमेंशन में, लैप्लास इक्वेशन टू डायमेंशन में क्या होती है, लैप्लास इक्वेशन थ्री डायमेंशंस में किस तरह होती है, और साथ साथ फिर हम क्योंकि हर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ हमें बाउंड्री कंडीशंस भी चाहिए होती हैं, उन बाउंड्री कंडीशंस को भी समझेंगे। तो ये एक छोटा सा थीम है जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द लैप्लास इक्वेशन। क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही एग्जांपल पिक की है। The primary task of electrostatic is to study the interaction, that is force, of a given stationary charge. जब कभी भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हमारा ये बुनियादी मकसद होता है कि हम एक स्टेशनरी चार्ज के इंटरेक्शन से जो फोर्स क्रिएट होती है उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकें, और जब वो फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम उसको डेफिनेटली इंटरप्रेट भी करते हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सिंस फोर्स इज इक्वल टू क्यू टेस्ट ई, इसमें एफ जो है वो डियर स्टूडेंट्स फोर्स है, क्यू टेस्ट एक जो टेस्ट चार्ज होता है ये वो वैल्यू है। टेस्ट मींस टेस्ट चार्ज हमने रखा है, और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने एफएससी में पढ़ रखा है जब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि टेस्ट चार्ज क्यू से प्रोड्यूस हो रही है उसका फर्दर ये वाला फार्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ओवर R स्क्वायर, इट्स इंटीग्रल रो थीटा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वो एक्चुअली तो आपने इसको पढ़ा हुआ है 1/R स्क्वायर से, उसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो R आपको पता है डिस्टेंस होता है टेस्ट चार्ज से दूसरे चार्ज तक, R जो कि वेक्टर है जिसको हमने वेक्टर नोटेशन में किया हुआ है। ये एक्चुअली इसलिए लिखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में इम्प्लीमेंट हो सकती है। अब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी अप्लाई हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी, अलॉन्ग जी एक्सिस भी। अगर आप थ्री डायमेंशन में, वन डायमेंशन में है तो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो यही लिखा हुआ है E इज इक्वल टू दिस वन। ये जैसे इलेक्ट्रिक एक वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक वेक्टर के 3D के अंदर मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स हैं। मैंने +1 इसलिए लिख दिया कि अगर 4D हो, 5D एंड सो ऑन, एक जनरल बात कर दी। वैसे इट्स एनफ टू राइट 3 टर्म्स। ये समझ लें, इसके ये x कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसलिए यहाँ पे एक्शन वेक्टर लिखा हुआ है, प्लस ई वाई, दिस इज द y component of electric field intensity, and Ez, this is in fact
जी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तीन कंपोनेंट्स हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। जिस इंटीग्रल के बारे में बात करें, दिस इंटीग्रल कैन बी डिफिकल्ट। ये इंटीग्रल अब डिफिकल्ट हो सकता है जब जब हम रियलिटी में जाते हैं। दिस इज पोटेंशियल। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वी आप सारों को पता है, दिस इज द पोटेंशियल। और पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r रो डीटा। तो ये इस पूरे पैच के ऊपर या पूरी सरफेस के ऊपर जो या इनसाइड द सरफेस जो आपके पास पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर होगा। ये फार्मूला भी आप लोगों ने उधर पढ़ रखा है। ये एक्चुअली रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वोल्टेज एंड पोटेंशियल, सॉरी। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बराबर होती है हमेशा माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है जितना ज्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए ये इनका रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमेशा बराबर होती है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के। अब अगर हम इसको मैथमेटिक्स में पढ़ें तो मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। डेल वी नहीं बल्कि नेबुला वी कहते हैं। ये बराबर होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। सो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अभी हम देखेंगे कि आपकी लैप्लास इक्वेशन का यहाँ पे क्या रोल प्ले है। अभी तक लैप्लास इक्वेशन आपके सामने नहीं आई, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ताकि हम लैप्लास इक्वेशन की तरफ बढ़े इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में देखें तो ये इस तरह भी होती है, डेल स्केयर वी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। जो प्रीवियस स्लाइड थी ये इंटीग्रल फॉर्म है, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म। अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में देखें तो ये इस तरह होती है, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं पाइजन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पाइजन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन वी नीड बाउंड्री कंडीशन। ये तो आप सारों को पता है, जब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमें बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। और पाइजन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एक तरह की नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो राइट हैंड साइड है वो नॉन जीरो है। अगर ये जीरो हो जाए तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और यही लैप्लास इक्वेशन है। ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ रो इज इक्वल टू जीरो, अगर रो को जीरो कर दें तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। तो दिस पाइजन इक्वेशन रिड्यूसेस टू लैप्लास। ये लैप्लास इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू जीरो। दिस इज जनरल लैप्लास इक्वेशन। जैसे बच्चों मैंने बताया था आपको कि डेल जो होता है पार्शियल पार्शियल एक्स होता है, पार्शियल पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल पार्शियल वाई प्लस पार्शियल पार्शियल जेड। तो डेल स्क्वायर का मतलब है डेल डॉट डेल। ये बराबर होता है पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल जेड स्क्वायर। तो अगर हम डेल की वो नेबुला की वो वैल्यू पुट कर दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको ये नजर आ रही होगी, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि इस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इस तरह एराइज हो रही है। अब इसमें v क्या है, v आपके पास पोटेंशियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन निकाल लेंगे तो जो सोल्यूशन होगा वो एक्चुअली पोटेंशियल होगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इसमें तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड। तो इसलिए ये लैप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशन है। दिस इज 3 डायमेंशनल लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसमें ये z वेरिएबल अगर हम जीरो कर दें तो फिर ये लैप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन बढ़ जाएगी। और अगर हम y वाले वेरिएबल z वाले वेरिएबल भी निगलेक्ट कर दें और सिर्फ लेके पार्शियल 2v पे पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो फिर ये लैप्लास इक्वेशन 1 डायमेंशन है। और बच्चों जब कभी एक वेरिएबल हो जाए तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव नहीं यूज करते बल्कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करते हैं।
एक बात इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है कि जो लैपलास इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो एक खास तरह का फंक्शन है जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो याद रखिएगा आज के बाद जो लैपलास इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे वो हमेशा हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। लैपलास इक्वेशन इन वन डायमेंशन, जैसे मैंने अभी बात की थी आपके सामने कि ये वाली इक्वेशन है लैपलास इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन। अगर ये भी जीरो हो जाए तो फिर लैपलास इक्वेशन टू डायमेंशन, अगर ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म्स ना हो तो फिर ये लैपलास इक्वेशन इन वन डायमेंशन हो जाए। और जब कभी भी लैपलास इक्वेशन इन वन डायमेंशन होगी तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता बल्कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, ये वाला डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये भी लैपलास इक्वेशन है लेकिन लैपलास इक्वेशन इन वन डायमेंशन है। अब इसको हम बड़ी आसानी से डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हल कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, 2 दफा इंटीग्रेट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो जब जो ही आप इसको 2 दफा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 1 दफा इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो की इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट आ जाएगी जिसको मैं कह देता हूँ एम है। ठीक होगी बात। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और वी किसके बराबर आ जाएगा, एम था वहां पे राइट हैंड साइड में, तो कांस्टेंट के साथ जो इंटीग्रेशन करेंगे एम एक्स और प्लस एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको मैं कह रहा हूँ बी। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। बस 2 दफा आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये लिखो एम एंड बी आर टू बी डिटरमिन्ड बाय बाउंड्री कंडीशंस। तो जो एम और बी हैं ये कांस्टेंट्स हैं और ये हमें बाउंड्री कंडीशन से मिल जाएंगे। अब V यहाँ पे क्या है, अगेन V हेयर इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V से कहते हैं। अगर अब इसकी कंडीशंस कुछ हों तो क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसकी 2 कंडीशंस होंगी। तो एक मैंने कह दिया लेट्स सपोज V ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 और दूसरी मैंने कह दिया V ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम V ऑफ x1 इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमारे पास देखें ये जो वाली कंडीशन पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल आप x की वैल्यू 1 पुट करें तो v आपके पास क्या आ जाएगा m प्लस b। v इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 5 क्योंकि m की वैल्यू -1 आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया v इज इक्वल टू -x प्लस 5। अब ये जो सोल्यूशन हमें मिला है ये सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स इन बाउंड्री कंडीशंस की मदद से कांस्टेंट्स निकालने के बाद मिला है। अब अगर आप देखें तो ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमें कंडीशंस इंफॉर्मेशन पता थी कि x1 पे पोटेंशियल की वैल्यू 4 है, x5 पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन पता थी और ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हमें देखें 1 से लेकर 5 तक हर जगह पे सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, क्योंकि x की वेरिएशन 1 से 5 तक है। अब अगर आपसे पूछे कि मुझे x2 टू लोकेशन पे पोटेंशियल बताएं तो आप जस्ट आप टू x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3, इसकी पोटेंशियल वैल्यू 3 होगी। तो पहले हम नहीं बता सकते थे, ये फायदा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसके बारे में वैसे आप पहले भी जानते हैं कि हम किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यों सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। लैपलास इक्वेशन इन 2 डायमेंशंस। अब 2 डायमेंशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, दिस वन, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। अब क्योंकि इसमें x वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट है, y वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट है, तो ये 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। ये इस तरह की कोई बॉडी होगी ना, शीट समझ लें, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड होता है या जो शीट होती है तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। तो ये 2 डायमेंशन में आती है, एक तरफ x और एक तरफ y। तो ये आपके पास बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसकी 4 इस वक्त बाउंड्री कंडीशंस हैं। पिछले क्वेश्चन में कितनी बाउंड्री कंडीशंस थी, जस्ट 2। क्यों, सिर्फ वहां पे x वेरिएबल था। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं, 2 y वेरिएबल पे स्पेसिफाई हैं और 2 x वेरिएबल पे स्पेसिफाई हैं। तो पहली कंडीशन है v y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये वाला। दूसरी है v
y इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 0, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी है वी एक्स इज इक्वल टू 0 वी नॉट ऑफ y। अब ये वी नॉट ऑफ y कुछ भी हो सकता है, y का फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब सिंपल y भी हो सकता है, ये साइन y भी हो सकता है, ये e की पावर y भी हो सकता है, यहाँ कोई वैल्यू हो सकती है। फिलहाल हम इसको कह रहे हैं वी एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो वी नॉट ऑफ y के बराबर है, जनरल हमने रखा हुआ है। और अगला है वी एक्स इन्फिनिटी पे 0 है। तो ये पोटेंशियल की एक्चुअली वैल्यूज हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस पे। हमने क्या करना है, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द लेप्लास इक्वेशन। आपने लेप्लास इक्वेशन सॉल्व करनी है और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल करके फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड दिस स्लॉट। ये जो स्लॉट्स हैं, हमने इस स्लॉट्स के अंदर क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये है लेप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन। अब सारों को पता है कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करते हैं, वी ऑफ एक्स वाई को अज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन इज एक्स अदर वन इज वाई। बस उसी तरह ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगी y पार्शियल 2x पे पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस x पार्शियल 2y बाई पार्शियल y स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि इसको x डबल डैश प्लस x y डबल डैश भी कर सकते हैं। मुझे यही लिखना चाहिए था लेकिन मैंने उसी नोटेशन को फॉर्म करके यूज किया, ये भी सही है। अगर आप यहाँ पे x डबल डैश और y डबल डैश भी लिखते हैं तब भी दुरुस्त होगा। ये स्टेप्स आपको पता है। आगे चलते हैं, आगे पता है आपको कि हमने एक्स वाली टर्म एक तरफ की, वाई वाली टर्म एक तरफ की, तो वही ये दोनों कांस्टेंट्स के बराबर आ जाएंगी क्योंकि एक फंक्शन एफ एक्स का है, दूसरा फंक्शन वाई का है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों कांस्टेंट्स के बराबर हों। तो मैंने एक चीज को, फर्स्ट टर्म को जो कांस्टेंट लिया वो C1 लिया और जो सेकंड टर्म है उसका जो कांस्टेंट लिया वो C2 लिया है, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। अब देखें यहाँ से C1 इज इक्वल टू माइनस C2 होगा क्योंकि ये टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी। यूं समझ लें कि ये C1 के बराबर है और ये माइनस वाला मिला के C2 के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखा C1 इज इक्वल टू माइनस C2 और ये हम के स्क्वायर लेते होते हैं या लैम्डा स्क्वायर लेते होते हैं, ये भी आपको पता है, मैंने बताया था कि नॉन नेगेटिव लेते हैं और के स्क्वायर फॉर द सिंप्लिसिटी। अब यहाँ से दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक आपके पास ये बनेगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स। आप लोग सारे फैमिलियर हैं इसलिए मैं इन स्टेप्स को थोड़ा क्विक कर रहा हूँ। और ये दूसरा आपके पास बनेगी डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके सामने बन गई हैं, एक एक्स में है और दूसरी वाई में है। अब पहली का सोल्यूशन आपको पता है, सिंपली आ जाएगा ए ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, और इसका सोल्यूशन को कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो ये आ जाएगा सी साइन के वाई प्लस डी कॉज के वाई। अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये पोटेंशियल मिल गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल, ए ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स सी साइन के वाई प्लस डी कॉज के वाई। अब इसमें चार कांस्टेंट्स हैं तो वो हम कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर देंगे बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। इन चार बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हम इन कांस्टेंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। आए डियर स्टूडेंट्स, हम कांस्टेंट्स निकालते हैं। अब सबसे पहले मैंने ये कंडीशन यूज की वी एक्स इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 0। अब देखें जब कभी भी x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है। तो यहाँ से देखें अगर हम x को इन्फिनिटी करें तो ये टर्म 0 हो जाएगी b वाली। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास ये बचेगा a e की पावर के एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a हमारे पास 0 आ गया है। तो यहाँ से हमारे पास वी एक्स वाई आ गया e की पावर माइनस के एक्स सी साइन के वाई प्लस डी कॉस के वाई। अब यहाँ पे डी स्टूडेंट्स मुझे लिखना ही चाहिए था बी सी और बी डी, बी अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद तो नया कांस्टेंट आ जाएगा, उनको हम नए कांस्टेंट नाम दे दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बी सी और बी डी है उसको हम एक नया कांस्टेंट लेट्स सपोज ई और एफ दे सकते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं वी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर वी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 पुट करें देखें तो साइन वाई 0 हो जाता है, काज वाई जो होता है ये काज 0 1 होता है। तो यहाँ पे बचेगा डी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म डी बच जाएगा, यहाँ से डी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये बच गया सिंपल सी ई की पावर माइनस के एक्स साइन के वाई, ये हमारे पास पोटेंशियल का सोल्यूशन बन गया। अगली कंडीशन थी y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। अगर हम y इज इक्वल टू पाई 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा देखें
वाई जगह पाई पुट करेंगे, ये बन जाएगा साइन के पाई। अगेन सी को आप जीरो नहीं कर सकते, ये चीज भी हमने वेव इक्वेशन में समझी हुई है। तो साइन के पाई जो होता है वो जीरो जब होगा तो के इज इक्वल टू एन हो जाएगा ना, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर। और क्योंकि अब बहुत सारे सोल्यूशन हैं हर के लिए, तो सारे सोल्यूशंस को हमने ऐड कर दिया। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, वी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन के वेयर इज 1 टू इंफिनिटी सी ई की पावर माइनस के एक्स साइन के वाई। अब आखिरी कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसे हम एक सी या सी के निकालने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सी के होना चाहिए। वी एक्स वाई इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ वाई, तो वी नॉट ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा समेशन के वेयर इज 1 टू इनफिनिटी सी के ई की पावर माइनस के एक्स साइन के वाई। यहाँ सी के निकालना है, वी नॉट ऑफ वाई पता है, तो वी नॉट ऑफ वाई पता है। तो अब यहाँ पे ये क्योंकि सीरीज जो बन गई है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, इसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज। अच्छा बच्चों, फोरियर सीरीज में साइन भी होता है और कॉस भी होता है। थोड़ा सा मैं आगे डिटेल बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि फोरियर सीरीज क्या होती है, थोड़ा सा मैं अलग से आपको उसको समझाऊंगा। फिलहाल आप ना समझ लें कि फोरियर सीरीज में एक सीरीज होती है जिसमें साइन भी होता है, टर्म्स होती है और कॉस की टर्म भी होती है। अब आपको राइट हैंड साइड में सिर्फ टर्म्स जो है वो साइन की हैं, कॉजल टर्म्स नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन। ये फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन बन गई। और अगर सिर्फ कॉजल टर्म हो तो फिर फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन कहते हैं, और अगर दोनों हो तो फिर सिंपल हम फोरियर सीरीज कहते हैं। और इसमें से ये जो कांस्टेंट होता है सी के, ये इसका फार्मूला ये आपने याद रखना है, ये इसका फार्मूला है इस कांस्टेंट्स को निकालने का। ये कांस्टेंट कैसे निकलता है, हमेशा 2/पाई होता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है 0 से पाई, ये वाली, ये आपने लिमिट्स देखनी है 0 से पाई, तो ये हमेशा यही फार्मूला होता है इसका 0 से पाई, क्योंकि y की लिमिट्स हैं 0 से पाई तक। v नॉट ये वाला फंक्शन, और फिर साइन के वाई को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं dy। ये c के कांस्टेंट्स को निकालने का फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हुए देखें कांस्टेंट निकालेंगे। अब हम सपोज कर रहे हैं कि v नॉट ऑफ y v है, ठीक है, v नॉट ऑफ y आपके पास क्या है, v नॉट कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो यहाँ से v नॉट बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2v नॉट ओवर पाई साइन के वाई डी वाई 0 टू पाई। अब साइन के वाई की इंटीग्रेशन अब कर दें और लिमिट्स अप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस के पाई। अब कॉस के पाई जो होती है, अगर के इवन हो तो कॉस पाई, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई ये जीरो हो जाते हैं, तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सॉरी, cos 2 पाई 1 हो जाते हैं तो ब्रैकेट टर्म जीरो हो जाएगी, तो जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो, तो के जब भी इवन होगा इसका आंसर जीरो होगा, और के जब ऑड होगा तो cos जो होता है ना पाई -1 के बराबर होता है, cos 3 पाई ये भी -1 होता है, cos 5 पाई ये भी -1 होता है, cos 7 पाई ये भी -1 होता है। तो इसका आंसर आएगा इस केस में -1, तो माइनस माइनस प्लस होकर 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया जाएगा 4v नॉट ओवर के। तो यहाँ पे ये टेक्निकल पॉइंट है कि ये हमारे पास जो है कि अगर इवन हो तो इसका आंसर 0 होगा, के ऑड हो इसका आंसर 4v नॉट ओवर के पाई होगा। ये कांस्टेंट्स के आंसर आ गए। इन कांस्टेंट्स के आंसर को हम पुट कर देंगे, हमारे पास ये फाइनल पोटेंशियल आ गया 4v नॉट ओवर पाई 1 ओवर के ई की पावर माइनस के साइन के वाई। तो ये इसके कुछ ग्राफ्स हैं इस पोटेंशियल के। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये वाली सारी सिचुएशन समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये स्टॉप करता हूँ शेयरिंग।